कि फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले, हाँ कल तो बताया भी था, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था। एक जो वाक्य है ना, ये किससे बनता है? एक वाक्य बनता है फ्रेज और क्लॉज से। ये जो क्लॉज और फ्रेज है ये वाक्य का ही हिस्सा होता है। और वाक्य क्या होता है? वाक्य तो सबको पता है, वाक्य सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ओके, सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है। और ये सेंटेंस बनता किससे है? फ्रेज और क्लॉज से। कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे नए भी होंगे। आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस, ये पूरा क्या है? यहां से लेकर यहां तक पूरा एक फुल स्टॉप तक ये पूरा एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। और सेंटेंस किससे बनता है? सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज से बनता है। क्लॉज किसको बोलते हैं? जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब, जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया उसको क्लॉज बोलते हैं। ये वाला जो है ना, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। फ्रेज बस शब्दों का समूह होता है। फ्रेज या तो 2 वर्ड का होगा या तो 2 से ज्यादा वर्ड का होगा। तो ये पूरा एक वाक्य किससे बना है? क्लॉज से बना है और सेंटेंस से बना है। और कल बताया भी था, कभी कभी सेंटेंस में 2 फ्रेज भी आ जाता है, सेंटेंस में 2 क्लॉज भी आ जाता है। देखो यहाँ पे 2 फ्रेज आया है। एक फ्रेज ये है एट होम, ये वाला 2 वर्ड का है ना, 2 से 2 या 2 के अधिक वर्ड से फ्रेज हुए, एक ये फ्रेज है। और एट ऑफिस एक ये फ्रेज है। और ये दोनों फ्रेज को किसने जोड़ दिया है? ये दोनों फ्रेज को और कंजंक्शन ने जोड़ा है। ठीक है, और कंजंक्शन ने जोड़ दिया। कभी कभी सेंटेंस में 2 फ्रेज आता है, एक क्लॉज हो सकता है, और कभी कभी सेंटेंस में 2 क्लॉज भी हो सकता है। ही सेड दैट ही वुड कम, कल मैंने ये करवाया था, बस रिपीट कर दे रही हूं। ये एक पूरा वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक पूरा वाक्य है, सेंटेंस है। और ये सेंटेंस किससे बना है? एक सेंटेंस यहाँ पे 2 क्लॉज से बना। आप बोलोगे कहाँ है 2 क्लॉज? ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहाँ पे फिर से देखो, सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? तो ये जो सेंटेंस है ना, ये 2 क्लॉज से बना हुआ है। एक सेंटेंस के ही छोटे भाग को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। ये 2 क्लॉज से बना हुआ है। ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? दैट, की। तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, इस सेंटेंस में 2 फ्रेज को कंजंक्शन ने जोड़ा और क्लॉज को जोड़ा। आज हम करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस तो आपको पता चल गया। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ फ्रेज, तो आपको सिंपली बोलना है फ्रेज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज कभी भी एक वर्ड का नहीं होता है। फ्रेज मिनिमम 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। तो फ्रेज किसको बोलते हैं? शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज के पास फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। किसी भी चीज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बट फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, फ्रेज का अपना मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर कल भी मैंने आपको बताया था, अगर मैं सिंपली एक फ्रेज लिख देती, सिंपली फ्रेज ऐसा लिख देती एट ऑफिस, ये एक फ्रेज है ना। अकेला ऑफिस को फ्रेज मत बोलना, अकेला ऑफिस तो एक वर्ड है, इसको फ्रेज नहीं बोलते हैं। फ्रेज होने के लिए उसको मिनिमम 2 वर्ड चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड। तो आप किसी को बोल दोगे ऑफिस में या किसी को बोल दोगे घर पे, तो लगेगा ना कि कितना अधूरा सेंटेंस है। ओके, तो आप इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब डालना होगा ना। ही इज एट ऑफिस, अब मीनिंगफुल सेंस हो गया कि वो ऑफिस में है। अकेला फ्रेज था तो मीनिंगफुल, ये फ्रेज है, अकेला फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ठीक है, अकेला फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए ना उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तब जाके मीनिंगफुल सेंस देगा। ओके, तो कोई पूछे कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है।
फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ये कहीं साइड में लिख लीजिए। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, फ्रेज के टाइप्स होते हैं। चलो अब करते हैं आगे आगे। ओके, इतना आपने लिख लिया। अब फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, थोड़ा सा फ्रेज पहचानने का तरीका बता देती हूँ। ठीक है, फ्रेज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज। और आप बोलोगे मैम नाउन फ्रेज को, ये आपको हेल्प करेगा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स वाले DSSB, TGT, PGT में ये सब आता है। आपके SSC में भी आ सकता है, यू नेवर नो। थोड़ा बहुत पैटर्न वगैरह बदल रहा है, बट आपको चारों एंगल से प्रिपेयर होके जाना है। नाउन का काम क्या होता है? ठीक है, ये जो नाउन फ्रेज होता है ना, ये सब्जेक्ट में, ये सेंटेंस में, ये या तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है या तो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नाउन का काम ही होता है ना, थोड़ा सा ध्यान, नाउन मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, नाउन पहचानने का तरीका, सब चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट यहां से थोड़ा सा आपको टेक्निकली बता देती हूँ कि फ्रेज कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड नाउन फ्रेज है। क्योंकि नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए देखना है कि वो फ्रेज वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए ना देख लेना है कि वो फ्रेज वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। या वाक्य में एक क्वेश्चन पूछो, अगर जहां पे वाक्य में व्हाट का जवाब आ रहा है, हु का जवाब आ रहा है, वाक्य में हुम का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नाउन है। और नाउन में भी याद रखना कि नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज होने के लिए उसको 2 या 2 से अधिक वर्ड से बना हुआ। ठीक है, वो वाक्य में नाउन फ्रेज का काम करेगा। और एक चीज और नाउन फ्रेज भी होता है, फिर आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। एडजेक्टिव फ्रेज किसको मानते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव फ्रेज करता है। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड का होता है और एडजेक्टिव फ्रेज 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का होता है। फिर आता है आपका एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पे बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा इस पे ध्यान से देखना। क्योंकि मैंने जब प्रीवियस पेपर का क्वेश्चंस उठाया ना, तो मेरे को ये वाला बहुत दिखा जहां पे आप रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, एक होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी भी। प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पे बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है कि बच्चे एडवर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। बच्चों का कंफ्यूजन होता है एडवर्ब फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज में। सेंटेंस के थ्रू में समझाऊंगी आपको। याद रखना ना, जिस फ्रेज से जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में आए हैं वहां से मैं बताती हूँ कि वर्ब की विशेषता बताने वाले फ्रेजेस एडवर्ब होते हैं। और कंफ्यूजन क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज में? प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको बोलते हैं? वो फ्रेजेस जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, उसको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। इसको मैं आराम से सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। कभी कभी कंफ्यूजन क्या है, आप दिमाग में लगा सकते हो कि जो भी फ्रेज से टाइम का पता चले, जो भी फ्रेज से प्लेस का पता चले। ओके, कोई ऐसा फ्रेज है जो टाइम या प्लेस बता रहा है, तो वो या तो एडवर्ब फ्रेज होगा या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ये ऐसे बताना मुश्किल है, मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊंगी। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है। ओके, तरह तरह के फ्रेजेस होते हैं। अब हम सेंटेंस जो मैं आपको लेके आई हूं वहां पे आपसे सेलेक्ट करवाऊंगी। ओके, आप चूज करोगे कि किसमें कौन सा फ्रेज। अब देखो, ये सेंटेंस है। ठीक है, ये आपके एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है। अब मुझे बताओ, कल तो मैंने आपको बता, ये वाला तो कल मैंने आपको बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव फ्रेज दिख रहा है? कौन से सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव फ्रेज दिख रहा है? कल मैंने आपको ये बताया भी था। ओके, कल मैंने आपको बताया था एक कि देखो कहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिख रहा है। आपको दिखेगा ना कि ये एडजेक्टिव है। अरे ग्रेट तो एडजेक्टिव है। ओके, और स्पीड नाउन है। कैसा स्पीड? ग्रेट स्पीड। और मैक्सिमम बच्चों ने, कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको टिक किया था, बट ये रॉन्ग है। देखो, सबसे पहले इस सेंटेंस में फ्रेज कौन सा है?
राम तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और रैन क्या है, वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन कभी भी फ्रेज नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो हमेशा क्लॉज होता है। ये क्लॉज हो गया और ये क्या बच गया, ये फ्रेज बच गया, ये फ्रेज हो गया। कल भी इसको समझाया था मैंने, ये फ्रेज हो गया। फिर अगेन देखो, द चीफ, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है। और ये जो पूरा है ना, ये आपका फ्रेज हो गया, फ्रेज हो गया। ये हाउस बिल्ट ऑफ पूरा फ्रेज हो गया। ठीक है। और ये देखो, द क्राउड हॉल्टेड इन बाजार, का क्राउड बाजार में जाके रुक गए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ये क्लॉज हो गया और ये फ्रेज हो गया। ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ तो कोई फ्रेज है ही नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाएगा, क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाएगा, क्लॉज। ठीक है, इसको डिटेल में समझाना है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाएगा, क्लॉज। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, ये पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज आपको दिख रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले इसको टिक करोगे, ठीक है। और आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एडजेक्टिव वर्ड देख लिया ना। जो अकेला ग्रेट है ना, अकेला ग्रेट एडजेक्टिव है, ठीक है। एक वर्ड का है तो उसको हम फ्रेज नहीं बोलेंगे, सिर्फ एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन ये तो एक वर्ड का नहीं है ना, 1 2 3 4 वर्ड का है। तो ये फ्रेज किसकी विशेषता बता रहा है, ये फ्रेज राम की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। ऐसे ना एडवर्ब ऐसे बता देना कि एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये बोलना बहुत इजी है, बट सेंटेंस में आपको सेलेक्ट करना सीख जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगेगा राम रैन विथ अ ग्रेट स्पीड। तो अब देखो, ये जो फ्रेज है विथ अ ग्रेट स्पीड, ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम ग्रेट स्पीड नहीं है, राम ने ग्रेट स्पीड, ये राम की विशेषता नहीं बता रहा है। ओके, आपको लगेगा ना कि अरे राम नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए और आप इसको टिक कर दोगे। बट यहाँ राम की विशेषता नहीं बताई जा रही है, राम के दौड़ने की बताई जा रही है। और रैन वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने का, राम कैसे दौड़ा, तेज रफ्तार में दौड़ा। तो राम की विशेषता बताने के लिए, रैन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। और एक चीज देखो, ये अकेला फ्रेज नहीं है, ये तो अकेला एक वर्ड है, अकेला ये वर्ड है, अकेला ये वर्ड है, अकेला ये वर्ड है। अकेला विथ क्या है, प्रेपोजिशन है। कुछ के दिमाग में आएगा, मैम हम इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं बोल सकते हैं। ओके, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड का है ना। विथ तो एक ही वर्ड है, और एक ही वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होता। अकेला विथ प्रेपोजिशन है, अकेला आर्टिकल है, अकेला ग्रेट एडजेक्टिव है, और अकेला स्पीड नाउन है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है तो नाउन है। तो अकेले अकेले देखते हैं ना, तो अकेला अकेला वाला वर्ड फ्रेज थोड़ी होता है। अकेला अकेला तो सबका पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। हमें तो देखना है कि इसमें फ्रेज कौन था, इस सेंटेंस में फ्रेज ये था, क्योंकि फ्रेज तो शब्दों का समूह होता है ना। अब ये फ्रेज किसकी विशेषता बता रहा है, ये फ्रेज राम की विशेषता नहीं बता रहा, राम के दौड़ने की बता रहा है। दौड़ना वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो विथ अ ग्रेट स्पीड जो था ना, ये कहीं से भी एडजेक्टिव फ्रेज नहीं था, ये कहीं से भी प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं था, ये वर्ब की विशेषता बता रहा था, ये एडवर्बियल फ्रेज है। बट क्वेश्चन में तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन में तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहा, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं। और नीचे वाले सेंटेंस में तो फ्रेज है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब। नीचे वाले सेंटेंस में तो फ्रेज है ही नहीं, यहाँ तो दोनों क्लॉज है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब मुझे बताओ कि ये इन बाजार क्या है। चलो, ये भी तो एक फ्रेज है ना, 2 वर्ड का बना हुआ है, तो फ्रेज है। तो बताओ कि ये, हाँ, ये क्या है, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है। हाँ चलो एक बार आंसर करिए, क्या मानूं मैं इसको, क्या मानूं थर्ड वाले को। ये जो इन बाजार किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी वेरी गुड, वेरी गुड। क्राउड की नहीं बता रहा है, क्राउड बाजार में नहीं है, द क्राउड इज इन बाजार नहीं है, क्राउड बाजार में हॉल्ट किया, हॉल्टेड मतलब स्टॉप्ड, ये वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए ये एडवर्बियल फ्रेज है यार, ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर ये है। अब यहाँ पे हाउस की विशेषता बताई जा रही है ना, ठीक है, हाउस की, सेकंड वाला आंसर है। ओके, हाउस की विशेषता बताई जा रही है। कौन सा हाउस,
द चीफ लिव्ड, कौन सा हाउस, वो हाउस, हाउस की विशेषता बता रही है, वो हाउस जो पत्थर से बना हुआ था, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, सेकेंड होगी। वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ। दैट बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट इज नॉट क्वाइट ट्रू। यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ बच्चों का, कल मैंने कमेंट में देखा है कि कंफ्यूजन हो रहा था, उनका कहना था कि मैम यहाँ पे आपने फ्रेज क्यों लिखा है, यहाँ पे तो हमारे पास, ध्यान से देखो, ये जो डॉग्स है सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कमेंट मेरे पास एक आया था, और यहाँ पे ये वर्ब है, तो बच्चे को लगेगा ना कि मैम सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो क्लॉज होता है, तो इस वाक्य में यहाँ पे क्लॉज 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 आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे फ्रेज क्यों आया, सेंटेंस देखना, ये वाला जो है ना फ्रेज, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, इन्वर्टेड, जो डॉग्स भौंकते हैं वो शायद ही कभी काटते, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इस फ्रेज को रखा है, और यहाँ का वर्ब ये है, ये वर्ब है, ये कहना कि बार्किंग डॉग्स कभी काटते नहीं है, भौंकने वाले डॉग्स कभी काटते नहीं है, ये सही नहीं है, तो यहाँ ये वर्ब नहीं है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा हुआ है, एक फ्रेज बना के, एक टाइटल दे के फ्रेज बना के, हमारा वर्ब तो ये है, ठीक है, हमारा वर्ब ये है, ये वर्ब है, और ये इसका मतलब ये क्या है, ठीक है, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, ये कहना कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, ये सही नहीं है, ये वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट, इसका मतलब है ये वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ पे हाँ थोड़ा सा जवाब मांगिए, कौन नहीं, ये कहना कि डॉगीज काटते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, ये सही नहीं है, क्या सही नहीं है, यहाँ क्या का जवाब आ रहा है, जवाब मांगो, व्हाट इज नॉट ट्रू, क्या चीज सही नहीं है, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, और दूसरा वर्ब ने एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, और सब्जेक्ट ही तो हमारा नाउन होता है, ठीक है, और व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड भी तो नाउन ही होता है, लेकिन चूंकि ये वर्ड 4-5 वर्ड से बना है, तो इसको हम नाउन ना बोल के नाउन फ्रेज मान, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ओके, इट्स अ नाउन फ्रेज। और लेकिन आप क्या करोगे एग्जाम्स में, एग्जाम में जाके क्या करोगे, कुछ करोगे, अरे यहाँ तो ना भौंकने वाले डॉग्स नाउन है, कैसे डॉग्स, भौंकने वाले डॉग्स, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स तो एडजेक्टिव होते हैं, ये जो नाउन की विशेषता ना, ये जो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो ये जो बार्किंग है ये अकेला एडजेक्टिव है, ओके, बार्किंग अकेला एडजेक्टिव होता है, लेकिन हम यहाँ अकेले वर्ड की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहाँ फ्रेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में जाते हो, स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, अपने फ्रेज को पहचानो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम ये तो क्लॉज है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, क्लॉज नहीं है, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब आ गया है, इसका मतलब है कि ये हमारा पूरा फ्रेज है, ठीक है, ये जो पूरा फ्रेज है, तो इस फ्रेज सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है ना, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, नाउन फ्रेज डालो, नाउन फ्रेज है, लेकिन आप हो सकता है पता नहीं कौन कौन सा फ्रेज, मुझे लग रहा है एडजेक्टिव फ्रेज करके आ जाओ। नेक्स्ट देखो, आई वॉज वॉकिंग ओवर द ब्रिज, ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये ओवर तो प्रेपोजिशन होता है, अकेला ओवर प्रेपोजिशन है, अकेला ब्रिज नाउन है, ठीक है, अकेला ब्रिज प्रेपोजिशन है, अकेला ब्रिज नाउन है, लेकिन हम अकेले वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्रेज की। आई हमारे वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉज वॉकिंग क्या है, वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब तो फ्रेज नहीं होता है, ये तो क्लॉज हो गया, क्लॉज। अब पहचानिए कि आपका, इन्होंने फ्रेज को एग्जाम में अंडरलाइन कर दिया, ये फ्रेज है, ठीक है, 3 शब्दों का है, तो ये फ्रेज है, 1 2 3, ये फ्रेज है। अब बताओ कि कौन सा फ्रेज है, अब फ्रेज पहचानने के लिए देखो ना कि किसकी विशेषता बता रहा है। वेरी गुड, मेरे को आंसर करेक्ट आ रहा है, आंसर करेक्ट आ रहा है, ओवर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज का मतलब है ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर वह नहीं था, ब्रिज के ऊपर वो चल रहा था, तो ओवर द ब्रिज वो चल रहा था, तो ये वॉज वॉकिंग वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज चाहिए, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब है, तो आंसर इज दिस, ठीक है, आंसर इज दिस, वेरी गुड। तीसरा आ जाओ, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश हो रही है, और इन्होंने अंडरलाइन करके दे दिया है, ठीक है, अंडरलाइन करके दे दिया, और बोला है कि बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, लगेगा ना, लगेगा अरे कैट तो किसी जंतु का नाम है, जीव जंतु का नाम है, और कैट तो कैट्स एंड डॉग्स तो नाउन है,
कैट्स एंड डॉग्स तो नाउन है, तो इसका मतलब है कि ये नाउन फ्रेज है, ऐसा कुछ करोगे नहीं। अब देखो कि ये कैट्स एंड डॉग्स की तरफ बारिश हो रही है, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, हेविली हो रही है। तो ये कैट्स एंड डॉग्स किसकी विशेषता बता रहा है? बारिश, मतलब तेज बारिश हो रही है, बारिश होने की, तो ये वर्ब है। और वर्ब की विशेषता क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज। ओके, ये एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज मत छोड़ना, क्योंकि कहीं से भी ये कैट एंड डॉग ना यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। एडवर्बियल फ्रेज। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ है ना। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन फ्रेज? ये आप पे छोड़ रही हूं। अब मुझे बताओ कि कौन से सेंटेंस में आपको लग रहा है ना कि एक नाउन फ्रेज यूज हुआ है। अरे आपका कोर्स टेलीग्राम पे लीक हो चुका है, अचीवर 3.0, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी तो डेमो चल रहा है। हम लोग भी ना, जो टेलीग्राम पे लीक होता है ना कोर्सेस, उसको कुछ दिन तक छोड़ देते हैं। मेरी टीम क्या होता है ना कि मैम उसको 10-15 दिन छोड़ दीजिए। जब स्टूडेंट्स का पेमेंट चला जाएगा ना, ओके, उसके बाद हम लोग कॉपीराइट स्ट्राइक डालेंगे उस पर। तब वहां पे स्टूडेंट का भी नुकसान होगा, और जिसने आपसे पैसे लिया है उसको भी आप लोग 10 बातें सुनाओ। ओके, तो कितना सारा हम लोग स्ट्राइक डलवा देते हैं। अभी हम लोग छोड़ देते हैं, जितना हो सके आप बैच चलाओ। ओके, दिस इज हाईली अनएथिकल ना। जब बच्चे पेमेंट वगैरह कर देते हैं, तब उस पर्सन पे जब दबाव जाता है ना, तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अभी करो जितना स्ट्राइक अभी नहीं जाएगा। स्ट्राइक तो आराम से जब आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा तब कॉपीराइट जाएगा। सबसे पहले कौन सा फ्रेज बोल रहे हो? थर्ड वाला, यू शुड गो राइट नाउ। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अभी यहाँ पे तो कोई यू शुड गो राइट नाउ, ये देखो, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये हमारे सेंटेंस का वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। तो यहां तक तो क्लॉज है, और ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। और ये फ्रेज किसी नाउन की विशेषता थोड़ी बता रहा है, ये फ्रेज वर्ब की विशेषता बता रहा है। कब जाना चाहिए? गो की, तो ये तो एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज। तो कहीं से ये आंसर नहीं है। और नियर द ओशन, याद रखना है ना, नियर द ओशन। नियर द ओशन का मतलब होता है समुद्र के सामने, और ये समुद्र के सामने क्या है? प्लेस। और याद रखना है कि प्लेस बताने वाले वर्ड्स, जो भी फ्रेज जगह बताए, या तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा या तो वो प्रेपोजिशन होगा। क्योंकि जगह बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं, जगह बताने वाले वर्ड्स। उसी तरह टाइम बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, याद रखना कि जगह और टाइम बताने वाले फ्रेजेस या तो एडवर्ब होगा या तो, बट कहीं से देखो, ये तो जगह बता रहा है ना, तो ये तो नाउन फ्रेज होगा नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत। द बिग बग अंडर द कॉट, ये भी तो सेकंड भी है। द बिग बग अंडर द कॉट, खटिए के नीचे जो बग्स होते हैं, ये भी प्लेस बता रहे हैं, प्लेस। और देखो, फ्रेज को पहचानने के लिए ना, ये मत सोचना कि उसमें नाउन आना चाहिए, उसमें एडजेक्टिव आना चाहिए। पूरे फ्रेज को इकट्ठा सेलेक्ट करो और उसके बाद देखो वो किसकी विशेषता बता रहा है। ये अंडर द कॉट, अंडर द कॉट जगह बता रहा है ना, और जगह बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब है आंसर क्या है? आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट, मैं उसको अपना दोस्त मानता हूं, माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको क्या मानता हूं? आई कंसिडर हर वॉट, वॉट। मैं किसको अपना, हर को अपना बेस्ट मानता हूं। हर किसको बेस्ट मानता हूं? हु किसको? हु, हुम को बेस्ट मानता हूं। और जहां भी वॉट, हु, हुम का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे नाउन फ्रेज। थोड़ी सी शुरू में दिक्कत होगी, बट समझना तो है ही। नेक्स्ट, वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। बताओ कि ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इंटरजेक्शन तो छोड़ दो, इंटरजेक्शन तो मैं अलग से पढ़ाऊंगी। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक सेंटेंस वाला, ओ, आउच, ऐसा वाला सेंटेंस होता है ना, एक्सक्लेमेटरी, आ, ब्रावो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो इंटरजेक्शन वाले होते हैं। तो ये तो हट गया। अब देखो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अब देखो, देखो ध्यान से देखो, ये कंफ्यूज करने वाला है ये कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है। सबसे पहले, एडजेक्टिव फ्रेज तो कहीं से नहीं है, कोई विशेषता नहीं बता रहा, ये कहीं से नहीं। मैंने बोला ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है एग्जाम में, प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज को लेकर। यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं ना,
वहीं पे बच्चों कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब देखो ये ड्यूरिंग द ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक एक फ्रेज है, बताओ कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर, किसकी विशेषता बता रहा है? देखो वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर, हम प्लान कर रहे हैं क्या क्या टू ऑर्डर, ये टू ऑर्डर फूड क्या है? ये टू ऑर्डर इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, ठीक है। टू वी आर प्लानिंग, देखो ये कहीं से ना आपको लग रहा होगा कि मैम वी आर प्लानिंग वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं ना, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रेक। ये जो ड्यूरिंग द ब्रेक की विशेषता, ये प्लानिंग नहीं बता रहा है, हम ब्रेक के दौरान फूड ऑर्डर करने की सोच रहे हैं। टू, ये वाला जो ड्यूरिंग द ब्रेक है ना, टू ऑर्डर फूड की विशेषता बता रहा है, और टू ऑर्डर इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, नाउन ही होता है, और नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगता है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मैं देख रही हूं कि यहाँ आपका कंफ्यूजन हो रहा था। ओके, वी आर प्लानिंग ड्यूरिंग द ब्रेक नहीं है, वर्ब की विशेषता नहीं है। फूड ऑर्डर, हम क्या, वी आर प्लानिंग व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है ना, हम क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, और इसी नाउन की विशेषता ये बता रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट, द बुक इज, हाँ अब देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है? टाइम, बुक टेबल पे है। प्लेस बता रहा है, प्लेस, और प्लेस बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशंस होते हैं, तो ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशंस। ये बुक की विशेषता बता रहा है ना, नाउन की, टेबल पे। 8, टू बिकम अ डॉक्टर इज माई एम्बिशन, डॉक्टर बनना मेरा एम्बिशन है। आप लोगों का जो बच्चे खास करके इस बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है अपने बैच में, क्योंकि हमारे काफी सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, उन लोग का जनरली आता था। ओके, टीजीटी, पीजीटी और D-SSB आपके एसएससी में भी आ जाएगा। ये सब स्ट्रगल कर रहे थे फ्रेज और क्लॉज पहचानने का तरीका, और बार बार उनका क्वेश्चंस गलत हो जा रहा था। टू बिकम अ डॉक्टर इज माई एम्बिशन, डॉक्टर बनना मेरा एम्बिशन है। अब देखो ये क्या है? वर्ब, वर्ब, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट, ठीक है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होगा। हमारे वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है ना, इसका मतलब है कि ये वर्ब है, इसका मतलब है ये नाउन है, और नाउन में भी ना 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। और जवाब पूछ मांगो क्या? व्हाट इज माई एम्बिशन, मेरा एम्बिशन व्हाट। जब भी व्हाट का जवाब मांग रहे हो ना, रिप्लाई व्हाट से आ रहा है आपका क्वेश्चन में, तो नाउन फ्रेज, नाउन, नाउन, नाउन। टू बिकम। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्टडी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आई वेंट टू स्टडी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कल्चर, सॉरी, आई वेंट टू स्टडी, मैं लैंग्वेज और कल्चर पढ़ने गया। एडजेक्टिव फ्रेज तो कहीं से नहीं है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन देखो देखो कहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का, वर्ब फ्रेज तो नहीं है, वर्ब फ्रेज तो नहीं, क्योंकि वर्ब तो ये है, ये वर्ब है और एक ही वर्ड का बना हुआ है, तो फ्रेज तो होगा नहीं, और एडजेक्टिव नहीं। अब हमारे बच्चे का कंफ्यूजन, अब हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या है? अब वो दिमाग क्या लगाएंगे और गलती क्या करेंगे? जैसे मैंने लिखा होता है ना, आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आपको एडवर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन, यही सब कंफ्यूज करता है। आई वेंट टू द मार्केट और आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट फॉर अ वॉक, दोनों सेंटेंस का थोड़ा डिफरेंस देखना। ओके, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है, प्लेस। और प्लेस बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। प्लेस बताने वाला वर्ड्स या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है। अगर मैं अकेला, मेरे को यहाँ पे फ्रेज फाइंड आउट करना है ना, हम लोग बात यहाँ फ्रेज की कर रहे हैं। अकेला जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये अकेला टू प्रेपोजिशन है, और ये जो मार्केट है उसका ऑब्जेक्ट है। थोड़ा ध्यान से सुनना, रुको एक बार और लिखती है, आई वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से एक बार समझ लो। यहाँ पे हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, जो अकेला टू है ये प्रेपोजिशन है, और हर स्टूडेंट को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में होगा। तो अकेला टू प्रेपोजिशन है, अकेला मार्केट नाउन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेज की।
तो अगर मैं इस पूरे को अंडरलाइन करती हूँ ना, टू द मार्केट, 3 वर्ड का हो गया, ये सब तो एक एक वर्ड का था, ये 3 वर्ड का हो गया, ये फ्रेज हो गया। अब हमें देखना है ना कि ये इकट्ठे ये टू द मार्केट किसकी विशेषता बता रहा है, आई की नहीं बता रहा है ना, आई टू द मार्केट थोड़ी है, आई मार्केट गया, वेंट की बता रहा है, और गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो ये कहीं से प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये एडवर्बियल फ्रेज है ये एडवर्बियल फ्रेज है। अब नेक्स्ट देखो, अब बोलोगे आई वेंट, मैं कहीं गया, क्योंकि जगह बताने वाले वर्ड्स ना, कोई भी वर्ड जो जगह बताए, कोई भी फ्रेज जो टाइम बताए, वो या तो वो प्रेपोजिशन होता है या तो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये जगह बता रहा था तो प्रेपोजिशन तो था नहीं, एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखो, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट फॉर अ वॉक। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम अकेला, अकेला फॉर प्रेपोजिशन है और वॉक नाउन है, आर्टिकल लगा है ना, वॉक नाउन है, वैसे वॉक वर्ब भी होता है, नाउन। तो आपको लगेगा कि मैम यहाँ भी तो ये वेंट प्रेपोजिशन है, ठीक है, आपको लगेगा कि सॉरी वर्ब है, यहाँ वेंट वर्ब था और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब है, तो एडवर्बियल फ्रेज है, बट ये एडवर्बियल फ्रेज नहीं है, ठीक है। ये एडवर्बियल फ्रेज इसलिए नहीं है ना, यहाँ किसी जगह की बात नहीं हो रही। आई वेंट, आप गए, किस चीज के लिए, यू वेंट फॉर वॉट, वॉट का जवाब आ रहा, आप किस चीज के लिए, आपका उद्देश्य क्या था, किस पर्पज से गए, सैर करने के पर्पज से, और वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नाउन फ्रेज हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया है। तो वहीं यहीं पे देखो, अब हो सकते हो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि मैम ये वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, मैं गया, मैं किस उद्देश्य से गया, मैं वहां गया फॉर व्हाट, लैंग्वेज और कल्चर सीखने के लिए, व्हाट का जवाब आ रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, इसको एडवर्बियल फ्रेज मत मान। एक बार मुझे बता दो, पहले कमेंट करके बता दो ऐप पे भी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी कि क्लियर है फ्रेज, एक बार बता दीजिए मुझे, क्लियर है एक बार, उसके बाद मैं क्लॉज की तरफ बढ़ूंगी। नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एग्जाम्स में गलत मत करना। ये आप वीडियो आपके पास रहेगा, ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के साथ भी रहेगा, पेड वाले के पास भी रहेगा। तो ऐसा करो ना, शुरू में पहले आप इसको समझ लो, बाद में इसको नोट कर लेना, बाद में इसको नोट कर लेना, हाँ सब नोट्स बनाना है, सबका नोट्स बनेगा, पहले आप समझ लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना। तो ये नाउन फ्रेज है, आई वेंट फॉर वॉट, किस उद्देश्य से गया, पढ़ने के उद्देश्य से, और टू स्टडी ऐसे भी इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव वैसे भी नाउन ही होता है, और बहुत सारे वर्ड्स का है, तो नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब एक बार मैं और एक क्लास ले लूंगी, यूट्यूब पे ले लूंगी, अभी तो मुझे बहुत सारा चीज इसमें पढ़ाना है ना, तो कितना मैं और भी एग्जाम्पल्स ले लेके बहुत सारा आपको 30-40 समझा दूंगी। अब आ जाओ क्लॉज पे, ठीक है। अब क्लॉज पे अभी हमने फ्रेज पहचानने का तरीका सीखा, फ्रेज शब्दों का समूह होता है, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर है, नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ा लूंगी, उसके बाद नोट्स बना लेना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे क्लॉज की तरफ। ये भी आता है, स्टूडेंट्स का डिमांड था क्लॉज और फ्रेज अच्छे से पढ़ा दीजिए मैम। ये जो क्लॉज होता है ना, ध्यान से सुनना, अब इधर उधर की बातें बंद करो, ध्यान से सुनो। ये जो क्लॉज होता है, इसके पास सब्जेक्ट और फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो क्लॉज होता है, जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्रेज के पास नहीं होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम जब क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो ये मीनिंगफुल सेंस देता होगा ना, क्योंकि अभी तो आपने बताया कि मीनिंगफुल सेंस देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो क्लॉज कभी कभी, लेकिन क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी ये कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है। क्वेश्चन आएगा दिमाग में, जब सब्जेक्ट वर्ब है तो इसको मीनिंग, जब इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, चलो फ्रेज में तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, वो तो मीनिंगफुल सेंस देगा ही नहीं, बट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब है तो इसको मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए ना, तो ये देता है, बट कभी कभी नहीं भी देता है। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कब मीनिंगफुल सेंस देगा और कब नहीं देगा। अगर सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, क्लॉज भी दो तरह के होते हैं, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है,
तो वो अपना मीनिंगफुल सेंस बना लेगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ है तो मीनिंगफुल सेंस देगा। अगर डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट लोग कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देंगे, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के सहारे की जरूरत होती है मीनिंगफुल सेंस देने के लिए। ठीक है, तो क्लॉज मीनिंगफुल सेंस कब देता है? क्लॉज मीनिंगफुल सेंस तभी देगा ना जब वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अगर डिपेंडेंट हो तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। देखना सेंटेंस मैंने लिखा इफ ही कम्स आई विल गो। बाद में भी नोट्स बना सकते हो, अभी आप पहले समझ लो। इफ ही कम्स आई विल गो, ये पूरा एक क्या है? ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस किससे बना है? दो क्लॉज, ये एक सेंटेंस है और ये दो क्लॉज से बना है। इस सेंटेंस में कोई भी फ्रेज वगैरह नहीं है, इसमें क्लॉज है। आप देख रहे हो सब्जेक्ट है ये और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। अगेन कॉमा लग गया, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। इस वाक्य में दो क्लॉज है। इस वाक्य के थ्रू हम समझेंगे ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुद का मीनिंग है। और डिपेंडेंट है मतलब किसी पे आश्रित है, किसी पे वो डिपेंड करेगा तभी मीनिंगफुल सेंस देगा, अदरवाइज अकेला उसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। अब सेंटेंस देखना, अगर मैं सिर्फ यहां तक, ये यहां भी एक क्लॉज है, अगर मैं सिर्फ ये लिख के छोड़ दूं कि तो क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? मैं ऐसा कुछ लिख के छोड़ देती हूं, इफ ही कम्स। ठीक है, इफ ही कम्स लिख के छोड़ देती हूं, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। इफ ही कम्स, ये अधूरा है ना। इफ ही कम्स, किसी को मैं बोलती हूँ अगर वो आता है, और इतना बोल के रुक जाती हूँ, तो लगेगा कि ये तो अधूरा है। आप बोलोगे कि अरे आगे बोलिए कुछ, अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, अगर वो आता है तो मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो ये जो है ना, ये वाला क्लॉज, इसका खुद का मीनिंग नहीं है, इसको किसी न किसी के सहारे की जरूरत हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। बट अगर मैं इसको अलग से लेती हूँ, इफ ही कम्स तोड़ती हूँ, तो ये तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। अगर वो आता है बोल के रुक जाती हूँ, तो ये तो अधूरा लग रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। बट आई विल गो अकेला बोलती हूँ, आई विल गो, मैं जाऊंगा, ये तो अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है ना, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। तो यही मुझे बताना था ना कि क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का अपना खुद का मीनिंग नहीं होता है, उसको, डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के सहारे की जरूरत होती है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट। तो कभी कभी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है, एक डिपेंडेंट भी आ सकता है। कभी कभी सेंटेंस में दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट रहेगा, बट एक वाक्य में दो डिपेंडेंट आ ही नहीं सकता है। दो डिपेंडेंट क्लॉज आ गया तो उस वाक्य का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। या तो एक वाक्य में दोनों इंडिपेंडेंट हो, या तो एक वाक्य में एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो। ये सेंटेंस देखना, ही सेड दैट ही वुड कम। He said that he would come। ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। फ्रेज मत मानना इसको। और ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। अगर मैं दोनों को अलग अलग तोड़ के भी लिखूं ना, he said, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा। he said, उसने कहा। ठीक है, उसने कहा, मैंने बोला कि अरे तुम्हें उसने बताया था पहले, अब आप बोलोगे यस यस मैम, ही सेड, वो मेरे को पहले बता चुका था। तो ही सेड भी पूरा मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और वो ही वुड कम, वो आएगा, ये भी अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। तो कभी कभी सेंटेंस में ना दोनों क्लॉज आ जाता है और दोनों का अपना अपना मीनिंग खुद का निकल सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, और इन दोनों इंडिपेंडेंट को ये डैट जोड़ रहा है, जो कि हम कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कंजंक्शन है, क्योंकि जोड़ने का काम तो कंजंक्शन ही करता है। तो इस वाक्य में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं तोड़ती भी हूं ना, तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है। बट यहाँ पे इसका अपना मीनिंग नहीं है, इसका अपना मीनिंग है। एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यही चीज मुझे कन्वे करना था आपको। अभी मैं आपको क्लॉजेस करवाऊंगी कि क्लॉज के पास
व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, बट क्लॉज इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे, सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। कब मीनिंगफुल सेंस देगा? कब मीनिंगफुल सेंस देगा? जब वो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। जब वो किसी पे आश्रित है तब वो मीनिंगफुल सेंस कहाँ से दे? ओके, तो अभी मैं एग्जांपल्स आपको क्लॉज वाला भी करवाऊंगी। अ सेंटेंस कैन नेवर गिव मीनिंगफुल सेंस विदाउट अ क्लॉज। चलो ये और भी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। देखो देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? ये पूरा एक वाक्य है, और ये वाक्य क्लॉज से बना है। एक यहाँ पे क्लॉज है और एक यहाँ पे क्लॉज। अब बताओ कि ये वाला क्लॉज कौन सा है? इफ ही कम्स, अगर वो आता है, तो ये तो अधूरा है, इसको बाद वाले क्लॉज की सहारे की जरूरत है, तो ये अधूरा है। अधूरा वाले को डिपेंडेंट बोलते हैं, और आई विल गो ये तो इंडिपेंडेंट। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ओके, दूसरा ही सेड सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ही वुड कम, सब्जेक्ट और वर्ब, ये मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहाँ पे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है, दोनों का अलग अलग भी तोड़ती हूं तो मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट, ही सेड भी मीनिंग दे रहा है और ही वुड कम भी दे रहा है। अब नेक्स्ट देखो, ऑल्दो ही वॉज लेट, ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। अगेन सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे दो क्लॉज है। अब मुझे बताओ कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? देखो, ऑल्दो ही वॉज लेट, यद्यपि वो लेट था, इतना बोल के मैं रुक जा रही हूं, तो ये तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंट वाला क्लॉज अधूरा है। यद्यपि वो लेट था, इतना बोलती हूँ अधूरा लग रहा है। बट अगर मैं इसको बोलती हूँ, ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम टाइम से कंप्लीट कर लिया, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आए तो मीनिंगफुल सेंस देगा ही। मीनिंगफुल सेंस कब देगा? जब वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट हो। अगर डिपेंडेंट हो तो नहीं देगा। पहले बताओ, इतना दूर क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस पे चले। क्वेश्चन, अभी तो मैंने आपको एक तरह का क्लॉज बताया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझाया, बट क्लॉज में भी बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। जैसे नाउन फ्रेज होता है ना, वैसे ही नाउन क्लॉज होता है, वैसे ही एडवर्बियल क्लॉज होता है, प्रेपोजिशन का मतलब सब होता है। आगे बढ़े, एक बार बता दो मुझे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे टीचिंग वाले जो यूट्यूब को देख रहे हैं, तो एक बार मुझे थैंक्स जरूर बोलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट लिया जा रहा है, थैंक्स एकदम यूट्यूब पे बोलोगे। आप ही लोग के चक्कर में मुझे इतना डिटेल में और जाना पड़ रहा है बैच में, क्योंकि जनरली जब भी एसएससी का कोई भी बैच आता है तो टीचर सीधा नाउन प्रोनाउन से शुरू हो जाते हैं। टीचर ना पार्ट ऑफ स्पीच में शुरू हो जाते हैं कि चलो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। कैसे पता करते हैं कि सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? ठीक, टीचर यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके कि ताकि आप लोग को यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी चैप्टर आप मतलब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, हमें अपने यूट्यूब चैनल या हमारे पेड बैचेस को ऐसा बनाना है ना कि कोई बच्चों को कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड नहीं है। स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो, टीचर्स एग्जाम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, सब में काम आ जाए। ठीक है, तो सेशंस को लाइक कर देना है। आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है सब टीचर वाले नहीं हो। अब तो आ जाएंगे स्पोकन इंग्लिश करेंगे सर। ओके, अब चलो, मैंने आपको अभी क्या समझाया? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच का डिफरेंस बताया। आपको पता भी चल गया इंडिपेंडेंट है मतलब अरे वो तो आजाद है, उसको तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और डिपेंडेंट तो आप आश्रित हो। डिपेंडेंट क्लॉज ना इंडिपेंडेंट पे आश्रित होता है। अब क्लॉजेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये आप अब सेंटेंस में पहचानोगे। ये वाला एग्जाम का सेंटेंस आया हुआ है, ठीक है। यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और कैन टॉक वर्ब है। फ्रेज तो नहीं है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ये क्लॉज।
और यहाँ भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये क्लॉज है। अब आपके एग्जाम में पूछा गया है ना कि चलो बताओ कि यहाँ जो क्लॉज है इस वाक्य में कौन सा ये सेंटेंस कौन से क्लॉज का एग्जाम्पल है। ये पूरा एक सेंटेंस में जो क्लॉज दिया गया है वो किसका एग्जाम्पल है? एडजेक्टिव क्लॉज है, वर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये क्लॉज, हाँ बताओ, नाउन क्लॉज है। ये आपके प्रीवियस पेपर से ही उठाया है मैंने। जो बच्चे हमारे टीचिंग एग्जाम्स वगैरह के लिए है ना, अब ड्रामा नहीं बंद करना है, मतलब ड्रामा बंद नहीं करना, मतलब ड्रामा नहीं करना है, बाकी सारा चीज सेम है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी सब चीज सेम है, बस ये क्लॉज और फ्रेज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। चलो बताओ कौन सा फ्रेज है? अच्छे से देखो, ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज है, यहाँ एक क्लॉज है, यहाँ एक क्लॉज है, ये कौन से वर्ड की ये दोनों क्लॉज विशेषता बता रहा है? कौन से वर्ड? ये आपके प्रीवियस पेपर से उठाया मैंने। आज आपका 1 बजे भी डेमो है, ठीक है? 1 बजे वाला जो डेमो है आज क्लोज टेस्ट का है, ओके? 1 बजे वाला डेमो क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज का डेमो है आज। और डेमो क्या है? अब मुझसे आप लोग डेमो मांग रहे हैं, ओल्ड एज तक डेमो ही मांगते रहोगे। कौन सा, जरा बताना अच्छे से दिमाग। हाँ, वो कैब के लिए समुद्र मंथन PQRS के नोट्स नहीं बनाते, शीट्स मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे को बताओ क्या है, मतलब क्या है? यू कैन टॉक, जितना चाहे आप बात कर सकते हो, क्या है? वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। नाउन क्लॉज तो है नहीं। ये जो दोनों क्लॉज है ना, एज मच की विशेषता बता रहा है, एज मच एज यू कैन, जितना हो सके आप बात कर सकते हो। और ये एज मच एज, ओके, एज मच एज किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है, ये जो मतलब कौन सा क्लॉज है, ये दोनों कौन सा क्लॉज है? ये दोनों यू लाइक और इसकी विशेषता बता रहा है, एज मच एज। ये जो एज मच एज एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और एज मच एज वाला वर्ड नाउन भी हो सकता है। नाउन मैंने आपको वैसे चैप्टर्स में पढ़ाया है कि एज एज से हम कंपैरिजन करते हैं। हम कंपैरिजन किसी एडजेक्टिव का भी कर सकते हैं और कंपैरिजन किसी एडवर्ब का भी कर सकते हैं। हम कंपैरिजन एडजेक्टिव और एडवर्ब का करते हैं, बाकी किसी का कंपैरिजन नहीं करते। अब लिखा मैंने, ही हैज एज मच नॉलेज, he has as much knowledge as his brother, ठीक है? he has as much, तो यहाँ भी as है ना, as much knowledge, तो यहाँ पे हम much यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम नॉलेज की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है? नॉलेज की विशेषता बता रहे हैं, उसके पास as much knowledge है भाई की तरह, तो नॉलेज नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव हो गया। बट यहाँ का एज मच एज किसी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता रहे हो, एज मच एज जितना चाहे, जितना आप पसंद कर रहे हो उतना ज्यादा बात कर सकते हो, तो ये टॉक की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, आई एक्सपेक्ट, जो वर्ड अंडरलाइन है ना उसको बताना, ये पूरा इसको, ये पूरा क्लॉज है, ये क्लॉज बताना है, ठीक है? ये भी वैसे एक क्लॉज है, आई एक्सपेक्ट भी एक क्लॉज ही है, लेकिन इन्होंने एग्जाम में ना इस क्लॉज का नहीं पूछा है, इन्होंने इस क्लॉज के बारे में पूछा है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को प्राइज मिलेगा, जो मैंने बोल्ड किया। अब बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है? प्रेपोजिशनल क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ऑप्शंस को छाटिए, ये सेंटेंस में जो ये वाला क्लॉज है ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज तो कहीं से नहीं है, प्रेपोजिशनल भी कहीं से नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा ज्यादा से ज्यादा नाउन क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। मैम हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया करिए। अरे हिंदी में ही तो पढ़ा रही हूँ। इस बैच को मैंने सोचा था कि इस बैच को और भी अग्रेसिव कर देना है, कि किसी स्टूडेंट को इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। तो जनरली मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने में 3 दिन लगाती हूँ, मुझे लग रहा है इस बार मुझे 4 दिन लग जाएगा। बताओ, आई एक्सपेक्ट, थोड़ा जवाब, ये जो क्लॉज है ना सब्जेक्ट और वर्ब। अब देखो ये क्लॉज क्या बोल रहा है, दिमाग में आपका जाएगा सबसे ज्यादा ना वही एडवर्ब फ्रेज आपको परेशान करता है। आपके दिमाग में आएगा आई एक्सपेक्ट, मैम एक्सपेक्ट तो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्बियल क्लॉज लगाने का मन होगा ना, बट नहीं, आई एक्सपेक्ट वॉट का जवाब आ रहा है ना, आई एक्सपेक्ट वॉट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे प्राइज मिले, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन होगा, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज। तो वर्ब जैसे अभी लिखा था ना, आई वेंट,
टू स्कूल, थोड़ा ध्यान देना है, और आई वेंट आई वेंट टू मीट हिम, आई वेंट फॉर अ वॉक, रटना तो बिल्कुल नहीं। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ वर्ब है, वेंट यहाँ भी वर्ब है, और यहाँ भी वर्ब है। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये टू स्कूल फ्रेज है, सब फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब फ्रेज चाहिए ना। बट थोड़ा सेंस देखो, यहाँ तो आई वेंट टू स्कूल जगह बता रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। बट यहाँ जगह नहीं बता रहा है, आई वेंट, आप किस लिए गए, आप किस उद्देश्य से गए, मैं उसके मिलने के उद्देश्य से गया। आई वेंट फॉर वॉट, आई वेंट फॉर वॉट, आई वेंट फॉर वॉक, वॉट वॉट का जवाब आ रहा है, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका सब नाउन फ्रेज। नेक्स्ट आ जाओ, वॉट एवर वी स्टडी, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना वो हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है। अब बताओ कि ये जो वॉट एवर वी स्टडी है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, ये क्लॉज है। अब बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट तो खैर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं कंजंक्शन में पढ़ा दूंगी, कारण कोऑर्डिनेट का काम होता है ना, कंजंक्शन से हम दो क्लॉज को जोड़ते हैं, पर यहाँ तो कुछ जोड़ वोड़ नहीं रहा है, कोऑर्डिनेशन बैठाना मतलब दो चीजों को जोड़ना, तो ये तो हट गया। अब बताओ एडजेक्टिव तो ये है नहीं। अब आपका ज्यादा से ज्यादा नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में कंफ्यूजन हो रहा हो। आई एम 100% वेरी गुड। अब मेरे को अच्छा लग रहा है, आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है मतलब आप समझ रहे हो। अब देखो, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, इंक्रीजेस क्या है, इंक्रीजेस वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, ठीक है। लेकिन ये 3 वर्ड से बना है, तो इसको मैं नाउन क्लॉज बोलूंगी, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, वेरी गुड। नाउन क्लॉज है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर व्हाट का जवाब आ रहा है ना, व्हाट, क्या, क्या चीज आपके ज्ञान को इंक्रीज करता है, व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, तो नाउन ही, नाउन। फोर्थ वाला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। अब बताओ कि इस सेंटेंस में आराम से कर लोगे आप। वैसे मैंने ना, इन्होंने कंडीशनल क्लॉज लिख दिया है। ये जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं ना, कंडीशन रखी जाती है, कंडीशन, जैसे मैंने लिखा ना, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो जाता है तो मैं आऊंगा। तो अगर वो जाता है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और आई विल गो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका तो अलग सा मतलब आ रहा है। और ये जो डिपेंडेंट वाले क्लॉजेस होते हैं ना, इन्होंने डिपेंडेंट ना लिख के इन्होंने कंडीशनल लिख दिया है, कंडीशन रखी जाती है। कंडीशनल क्लॉज वो क्लॉजेस होते हैं ना जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। मतलब मैं तभी जाऊंगा, इसी कंडीशन पे जाऊंगा जब वो आएगा, मतलब मेरा जाना इसी कंडीशन पे है, मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है। तो ये डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट में ही कंडीशनल है। तो यहाँ देखो, जब तक बारिश नहीं होगी आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी कंडीशन रखा जा रहा है ना। नाउन क्लॉज तो ये है नहीं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है नहीं, तो इसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी नहीं है। रिलेटिव क्लॉज वैसे एडजेक्टिव क्लॉज को ही बोलते हैं, ये कंडीशनल, कंडीशनल का ही इन्होंने कंडीशनल दे दिया। चाहे तो वो डिपेंडेंट भी रख सकते थे, डिपेंडेंट है ना, ये सेंटेंस का खुद में मीनिंग नहीं है, जब तक वो नहीं आता है, जब तक बारिश नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। द अवर नेबर जो मूव किए लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चेनसॉ, चेनसॉ पेड़ वगैरह को काटने के लिए टूल है, यूज किया जाता है। अब बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है, ये तो जबरदस्त वाला है, ये कौन सा क्लॉज है बताना। अब आप बोलोगे मैम ये क्लॉज कहाँ से हो गया, ये है क्लॉज, ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट ये है, हमारे नेबर, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाए। कौन सा क्लॉज है? वर्ब क्लॉज तो है नहीं, एडवर्बियल क्लॉज। देखो कि ये जो हु मूव्ड, ये हु मूव्ड लास्ट ईयर किसकी विशेषता बता रहा है, ये गलत करवाने वाला सेंटेंस है। हमारा नेबर जो कि लास्ट ईयर ही यहाँ पे आए हैं, ये तो ये देखो, ये जो वांट्स है ये तो वर्ब क्लॉज तो है नहीं, नाउन क्लॉज है। ये वाला क्वेश्चन गलत होने वाला है। जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगे, जैसे देखो द बॉय हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड,
उस लड़के जिसने मेरी हेल्प की वो मेरी फ्रेंड है। ये जो बॉय, ये जो हु हेल्प्ड है ना, बॉय की विशेषता बता रहा। कौन सा बॉय? वो जिसने मेरी हेल्प की। माई नेबर, ये नेबर की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। जब भी सेंटेंस में हु आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, ऐसा ऐसा वाला सेंटेंस जो आ गया, हु विच, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस आ जाता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। ये जो हु है किसकी? वो नेबर जो यहाँ पे आए थे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज है। जब भी कुछ हु वगैरह, हुम वगैरह लगा हो, हु, हुम, विच, डॉट, वो सब सारे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द हाईलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट का, तो चलो बताओ ये कौन सा क्लॉज है? द बैंकर्स नीड टू नो, बैंकर्स को पता होना चाहिए ना कि उनको क्या करना है। जब भी सेंटेंस में हु, व्हाट, हाउ, वो सब लगा रहे, हु, विच, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव। गलत हो गया ये। अरे ऑब्वियसली वो नाउन क्लॉज नहीं है, वो मैन की विशेषता बताया जा रहा है ना, बॉय की। बैंकर्स को पता होना चाहिए व्हाट, जहां भी व्हाट दे शुड डू, तो व्हाट का जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, बैंकर्स को क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द बुक्स, फिर से आ गया, ये तो कर लोगे। वो बुक्स जो प्रोफेसर ने हमें असाइन किया है वो बहुत महंगा था। चलो ये तो अब आराम से कर लोगे, 7th वाला। वेरी गुड, अब आप समझ गए हो। जब भी कुछ व्हाट, हु और विच वाला आ गया ना, वो बुक्स की विशेषता बताई जा रही। कौन से बुक्स? वो बुक्स जो प्रोफेसर ने बोला था। और बुक्स नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज। हम एडजेक्टिव क्लॉज भी लिख सकते हैं, या उसकी जगह में रिलेटिव क्लॉज आ गया, ठीक है, रिलेट करता है, तो हम वो भी डाल सकते हैं। रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और खास करके रिलेटिव क्लॉज में ना रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच, हु और वो सब लगा होता। नेक्स्ट, यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, जहां मन है वहां बैठ जाओ, जहां मन है वहां बैठ जाओ। वेर एवर, वेर एवर प्लेस बता रहा है, और प्लेस बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब वाला क्लॉज होगा या तो प्रेपोजिशन होगा। एडजेक्टिव तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। और यहीं पे से बताओ क्या होगा कि जगह और टाइम बताने वाले वर्ड्स ना या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन हो। बता दो, प्रेपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा, अब देखना है। वेरेवर यू लाइक, वेरेवर यू लाइक किसकी विशेषता बता रहा है? जहां भी मन करे वहां बैठ जाओ, बैठने की वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, 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 एडवर्ब।